हेलो 6 सेमेस्टर के विद्यार्थियों, आज फिर आज के ऑनलाइन क्लास में मैं तुम लोगों के सामने फिर से उपस्थित हूँ। आज का विषय भी नारीवाद से संबंधित है, लेकिन कुछ हटके है। नारीवाद पर बहुत तरह के प्रश्न उठाए जा सकते हैं। मैंने तो दुनिया भर के देशों से संबंधित नारीवादी आकलन किया, नारीवाद पर मीमांसा की, लेकिन एक बैग मेरे मन में आया कि भारत में नारीवाद की क्या स्थिति है। यहाँ पर पौराणिक काल से आप गौर कीजिए, ऋग्वेदिक काल, उस समय स्त्रियों की जो है बहुत ज़्यादा उन लोगों को इज्जत दिया जाता था, बहुत विदुषी होती थी। उस समय की स्त्रियां वेदों का अध्ययन भी करती थी, प्रकांड पंडित भी थी, शास्त्रार्थ भी करती थी, यहाँ तक कि युद्ध में भी भाग लेती थी। रामायण में एक आख्यान है जिसमें आप देखिएगा, एक युद्ध में दशरथ राजा दशरथ जो हैं वो युद्ध क्षेत्र में मूर्छित हो जाते हैं लड़ाई के दौरान। उस समय उनकी एक रानी कैकेयी हैं, यानी भरत की माँ, उन्होंने खुद युद्ध का संचालन किया और एक कुशल योद्धा की तरह उस युद्ध को उन्होंने लड़ी और जीत हासिल की। तो पहले जो हैं भारतीय नारी जो है, उन्हें वीरांगना का भी उपाधि मिलता था और उनको हर क्षेत्र में सम्मान दिया जाता था। आज जो हम या हमारे देश में स्त्रियों की जो भी सामाजिक अवस्था है, वैसा नहीं था पौराणिक काल में। तो भारतीय स्त्रीवादी जो बातें हैं, भारतीय स्त्रीवादी जो मीमांसा है, उसे मैं आज एक दार्शनिकता का पूट देके उस पर आज का लेक्चर दे रहा हूँ। साथ ही नोट्स का एनालिसिस भी करूँगा। भारतीय स्त्रीवादी दार्शनिक विचार भारतीय समाज के भीतर नारी अधिकारों का ही एक वैचारिक मीमांसा है। भारतीय महिलाओं के लिए समान धार्मिक, राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक अधिकारों को परिभाषित करने, उसे स्थापित करने, समान अवसर प्रदान करने और उसका बचाव करने के मूल उद्देश्य से आंदोलनों का ही यह एक समूह है।
दुनिया भर में अपने नारीवादी समूहों की तरह भारत में भी नारीवाद, लैंगिक समानता, समान मजदूरी के लिए काम करने का अधिकार, स्वास्थ्य और शिक्षा के क्षेत्र में समान अवसर, पुरुषों के समान ही पहुंच का अधिकार और समान राजनीतिक अधिकार चाहते हैं। पढ़े लिखे तबके में उतना तो अब भेदभाव नहीं है। शहरों में लड़कियां तो लड़कों से ज़्यादा पढ़ रही हैं। केरल में साक्षरता दर जो है वो महिलाओं की पुरुषों से आगे है। हम लोग भी अपने राज्य में देखते हैं कि जब मैट्रिक का या इंटर का राज्य स्तर पर जब रिजल्ट आता है, परीक्षा फल आता है, तो देखते हैं लड़कियां लड़कों से आगे रहती हैं। टॉपर अधिकतर लड़कियां ही रहती हैं। लड़कियां हर चीज़ में अब भाग ले रही हैं। पढ़ाई के क्षेत्र में पायलट भी बन रही हैं लड़कियां, फौज में भी जा रही हैं। हर क्षेत्र में अब नारी ने अपना पदार्पण कर दिया है। लेकिन समाज तो है पुरुष प्रधान। देश में तो पितृसत्तात्मक व्यवस्था ही है। पहले भी मैंने कहा, पितृसत्तात्मक व्यवस्था में जो प्रधान होता है वो पुरुष होता है, और जब पुरुष होता है तो वो स्त्रियों को समान अधिकार, उसका अंतर्मन नहीं दे पाएगा। ये एक साइकोलॉजी है, इसे आप दूर नहीं कर पाइएगा। भारतीय नारियों ने भारत के पितृसत्तात्मक समाज के भीतर संस्कृति विशिष्ट मुद्दों जैसे कि वंशानुगत कानून और सती जैसी प्रथा के खिलाफ भी लड़ाइयाँ लड़ी। किस समय? ब्रिटिश काल में। ब्रिटिश काल में क्या होता था, भारतीय हिंदू स्त्रियों में 3-4 बहुत बड़ी बड़ी कुरीतियाँ थी। एक तो जब पुरुष मर जाता था, पति मर जाता था, तो दाह संस्कार करते समय उसकी स्त्री को भी शमशान घाट में उस शैया पर बैठा दिया जाता था, और उस जीवित स्त्री को भी उस मरे हुए पुरुष पति के साथ अग्नि दहन में चिता में जला दिया जाता था। घोर अत्याचार था स्त्री पर भारत की सामाजिक व्यवस्था में। हम ये नहीं कह रहे हैं हर समाज में, लेकिन बहुत ऐसे हिंदू समाज में ये प्रथा थी। उसके बाद उस सती हो चुकी वो मृत स्त्री को मंदिर बना के पूजा पाठ होता था, उसे देवी का स्थान दे दिया जाता था। तो हमारे देश में एक बहुत बड़े पुरुष में ही सुधारक हुए थे, राजा राम मोहन राय। उन्होंने प्लस उस समय के जो अंग्रेज वायसराय थे, उन्होंने इस प्रथा का अंत करवाया। एक और बहुत खराब प्रथा थी, बाल विवाह, वो अब नहीं है। सती प्रथा तो है ही नहीं नारियों में। बाल विवाह क्या होता है, शुरू में ही उसे उस बच्ची का एक नौजवान पुरुष से शादी कर देना, ये तो घोर अत्याचार था कि वो अभी बड़ी भी नहीं हुई और उसे एक अंधकूप में डाल दिया गया। खेलने
खिलखिलाने का जब उम्र था तो उसे एक सीरियस वरिष्ठ स्त्री के रूप में रूपांतरित कर दिया गया। ये भी प्रथा अब नहीं है भी तो बहुत कम है, गिना चुना, रेयर। एक विधवा विवाह, विधवा विवाह नहीं, आज भी नहीं होता है। कुछ कुछ हो रहा है पढ़े लिखे समाज में, लेकिन कुलीन समाज में अभी भी नहीं होता है। हम लोगों का जो नीचे का समाज है वहाँ विधवा विवाह हो जाता है। छोटा नागपुर में इसे, या धनबाद के क्षेत्र में इसे सांघा विवाह कहते हैं। पति मर गया तो स्त्री जब दूसरी शादी हो जाती है तो उसे सांघा विवाह कहते हैं। भारत में हम नारीवाद के इतिहास को 3 चरणों में देखते हैं। पहला चरण कब शुरू हुआ? ब्रिटिश काल में 19वीं शताब्दी के मध्य में शुरू हुआ, जब यूरोपीय उपनिवेशवादी सती की, वही जो अभी आपको मैंने कहा, सती प्रथा, बाल विवाह, विधवा विवाह, इसके खिलाफ जब आवाज़ उठने लगी और इसे बंद भी कर दिया गया, तो नारियों के प्रति ये पहला नारीवादी जो आंदोलन उठा वो सार्थकता को हासिल किया इसमें। दूसरा चरण 1915 से स्टार्ट होता है, जब भारतीय स्वतंत्रता के लिए गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन में महिलाओं को बढ़ चढ़ कर पूरे जोर शोर के साथ हिस्सा लेने के लिए आह्वान किया और अंग्रेज़ों के विरुद्ध भारत छोड़ो आंदोलन में पुरुषों से कंधा मिलाकर महिलाओं ने भी योगदान दिया। इसी समय कई स्वतंत्र महिला संगठन का प्रादुर्भाव हुआ, जिसे हम लोग आज नारीवादी संगठन भी कहते हैं। आप ज्योतिबा फुले का नाम सुने होंगे। उन्होंने महाराष्ट्र में लड़कियों की प्रथम विद्यालय की स्थापना की और अंत में जो तीसरा चरण वो है स्वतंत्रता। भारत कब स्वतंत्र हुआ? 1947 में। तो ये जो तीसरा चरण था, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद 1947 के बाद जो काल है, समय काल है, ये तीसरा चरण कहलाता है। तीसरा चरण में जहाँ शादी के बाद ससुराल में, कार्यस्थल में और राजनीतिक समानता के अधिकार में महिलाओं के निष्पक्ष व्यवहार पर ही मुख्यतः ध्यान केंद्रित किया गया। अब भारतीय नारी की वर्तमान क्या स्थिति है? भारतीय नारीवादी आंदोलनों द्वारा की गई प्रगति के बावजूद आधुनिक भारत में रहने वाली महिलाओं के साथ आज भी बड़े पैमाने पर इस पुरुष प्रधान समाज द्वारा लैंगिक भेदभाव किया ही जाता है, वो हो रहा है। भारत की पितृसत्तात्मक संस्कृति ने भूमि स्वामित्व के अधिकार प्राप्त करने और शिक्षा तक पहुंच को चुनौतीपूर्ण बना दिया है अभी।
ये पितृसत्तात्मक जो भारतीय समाज है, पुरुष प्रधान जो हमारी सामाजिक व्यवस्था है, उसमें आज भी महिलाओं के साथ बहुत तरह की अड़चनें, उत्पीड़न, ये सब बरकरार हैं। दहेज के लिए क्या महिलाओं को उत्पीड़ित नहीं किया जाता है? कानून तो बन चुका है पितृ संपत्ति पर स्वामित्व का, लेकिन आपने वास्तविकता के धरातल पर भाइयों से हिस्सेदारी के लिए लड़ाइयाँ कितनी स्त्रियों को लड़ते हुए, कितने नारियों को लड़ते हुए देखा नहीं ना। वो ससुराल को ही अपना सब कुछ मान लेती है, वहीं का रहन सहन, जीवन यापन के तरीका को अपना लेती है। शिक्षा में हम क्या देखते हैं? ठीक है, अब लड़कियां पढ़ लिख के इस क्षेत्र में सुधार तो कुछ आ गया है। पढ़े लिखे समाज में जिसके माता पिता पहले से ही पढ़े लिखे हैं, वहाँ पर तो हम देख रहे हैं कि अब लड़कियां भी उच्च शिक्षा ग्रहण कर रही हैं और उसके बाद सर्विस भी करती हैं, नौकरी भी करती हैं, मन मर्जी से शादी भी करती हैं। लेकिन व्यापक पैमाने पर देहात के इलाकों में अभी भी लड़कियों की शिक्षा जो है वो शादी के पहले तक ही सीमित है। शादी के बाद उनकी शिक्षा का ज़्यादा उपयोग नहीं है, वो घरवाली ही बन के रह जाती है। पिछले 2 दशकों में लिंग चयनात्मक और गर्भपात की प्रवृत्ति भी सामने आई। हाँ, आजकल तो ये गर्भपात जो है, ठीक है, कानूनन तो हम बोलेंगे ये बहुत बड़ा सजा इसमें मिलेगी, लेकिन हो रहा है भाई, वो सब कुछ हो रहा है। स्त्री पुरुष कोख में क्या है वो टेस्ट करके यदि स्त्री है, बच्ची है, तो उसे गर्भपात करवा दिया जाता है। ये सब तो नारियां देख ही रही हैं। तो भारतीय नारीवादियों के लिए इस अन्याय के रूप में वो संघर्ष कर रही हैं। भारतीय नारीवादी महिलाएं अब जोर शोर से पुरुष प्रधान समाज पर जोरदार प्रहार भी कर रही हैं। समय में अब बदलाव आ रहा है, चेंजेज आ रहा है। कुछ नारीवादी विचारकों का हम नाम पढ़ेंगे जिन्होंने भारतीय नारी की दयनीय दशाओं पर बहुत सारा काम किया, चाहे विचारक के रूप में, चाहे समाज सुधारक के रूप में। एक जो पहली नारीवादी महिला हम सावित्रीबाई फुले को बोलेंगे। इनका समय काल है 1887 के अंदर ही। शुरुआती भारतीय नारीवादियों में इस उपमहाद्वीप में लड़कियों के लिए पहला स्कूल इन्होंने ही खोला था। ये सब हम 1901 से पहले वाली जो नारीवादी समाज सुधारक, सोशल रिफॉर्मर हैं या विचारक हैं, उनका ही नाम पढ़ूंगा। एक ताराबाई शिंदे भी थी
पंडित रमाबाई थी, एक कामिनी राय थी, एक सरला देवी चौधुरानी। ये सब प्रमुख नारीवादी विचारक हैं। स्वतंत्र भारत की प्रमुख नारीवादी विचारकों में आप मेघा पाटकर का तो नाम जानते ही हैं। वही नर्मदा नदी बचाओ वाली मेघा पाटकर, ये एक प्रमुख नारीवादी सामाजिक कार्यकर्ता हैं, राजनीतिक भी हैं। महिला अधिकारों के लिए हमेशा आवाज़ उठाती रहती है। एक साहित्य अकादमी पुरस्कार जीतने वाली पहली महिला अमृता प्रीतम का भी मैं नाम लेना चाहूँगा। एक गीता सहगल जो स्वतंत्र भारत के बाद की नारीवादी विचारक हैं। इन्होंने स्त्रीवाद, कट्टरवाद, नस्लवाद आदि मुद्दों पर काफ़ी कुछ इन्होंने लिखी। वंदना शिवा हैं, एक बहुत बड़ी पर्यावरणविद हैं। उसके बाद सोफिया दिलीप सिंह का नाम आता है, निवेदिता मेनन का नाम आता है, रुथ वनिता हैं, रामाराव इंदिरा हैं। इनके अलावे और भी कई समकालीन नारीवादी विचारक और सोशल रिफॉर्मर हुए हैं, जिनके नाम कुछ का नाम मैं यहाँ पढ़ देता हूँ। बीना मजुमदार, अरुंधति राय, मैत्रेयी कृष्णराज, निवेदिता मेनन, उमा चक्रवर्ती, शर्मिला रेगे, दुर्गाबाई देशमुख, रीता बनर्जी, यशोधरा बागची, गीता सेन, नीरा देसाई, एल्सा डिसिल्वा, राजेश्वरी सुंदरराजन, रुथ वनिता, रामाराव इंदिरा। तो आज के इस टॉपिक को मैं यहाँ समाप्त कर देता हूँ। ये यूनिट 1 का पितृसत्ता वर्सेस नारीवाद, सोच को हो, मोड़ को हो, उससे संबंधित मेरे नज़र में जो भी प्रश्न उठाए जा सकते हैं, उन सब को समाहित करके, सामग्रियों को इकट्ठा करके मैं तुम लोगों को उससे अवगत करा दिया। अब अगला जो क्लास है उसमें हम यूनिट 4 की ओर बढ़ेंगे। 5 यूनिट है इस पेपर में, आज 3 यूनिट समाप्त हो गया। ठीक है, अगला क्लास में एक नए टॉपिक के साथ मैं फिर तुम लोगों के समक्ष उपस्थित रहूँगा। विद्यार्थियों, टेक केयर, स्टे होम, खुश रहो।